आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद. Assalamu alaikum everyone. This is Hassan Raza, the founder of Pep Talk Pakistan, nature professional. Ladies and gentlemen, the main objective of Pep Talk Pakistan is to show the positive image of Pakistan to the world. We are conducting interviews of different professionals on different topics as they are sharing their expert opinion on it. और I do get a feedback और appreciation. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. Thank you very much. मेरी कोशिश है कि ऑन एवरी वीकेंड हम एक दो सेशन जो हैं वो कर सकें. आज हमारा ये थर्ड सेशन है. पहला सेशन हमने जो हमारे एचआर के जो रिटेल प्रोफेशनल्स थे उन लोगों के साथ किया और दूसरा सेशन हमारा इनमोजोन की सोशल मीडिया टीम के साथ था. थर्ड सेशन जो अब हम करने जा रहे हैं, you know what, I am super excited. आज का जो सेशन है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग थर्ड सेशन है ये होने वाला है. लेडीज एंड जेंटलमैन, आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है द ट्रांसफॉर्मेशन ट्रेंड्स इन हायरिंग एंड रिक्रूटमेंट. वंडरफुल टॉपिक. और इस टॉपिक के लिए जो तीन सुपरस्टार एचआर फ्रेटर्निटी के तीन सुपरस्टार जो हमने जो टेक के माने जाने एचआर प्रोफेशनल्स हैं उनको हमने दावत दी कि आज वो आए और इस टॉपिक पे द ट्रांसफॉर्मेशन ट्रेंड्स इन हायरिंग एंड रिक्रूटमेंट पे डिस्कशन करें. सो पहले हमारे गेस्ट वंडरफुल पर्सनालिटी, अमेजिंग. इनके साथ मैं एक सेशन पहले कर चुका हूँ. शी इज सच अ ग्रेट प्रोफेशनल, a wonderful human being, or currently she is working as a head of HR at Stewart Pakistan. So let's welcome Afshin Iftikhar. Afshin, we can't hear you. Yeah. I think you can hear me, right? Yeah. Thank you so much, Hassan, for having me in the session again. Pleasure to be here. Great, wonderful. And when you say superstars, by the way, it puts a lot of pressure on our shoulders. So don't say this. Okay. For me, you all are superstars because मैं खुद आप लोगों से बहुत सीखता हूँ और particularly जिनका मैं next जो हमारे speaker हैं, I mean he is amazing and super. है तो मेरे से जूनियर, मैं अक्सर ट्रेन करता हूँ, लेकिन काम के मामले में वो मेरे से हमेशा से सीनियर रहे हैं. चाहे हम वो एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम की बात कर लें, चाहे हम एम्प्लॉय रिटेंशन की बात कर लें, चाहे हम किसी पॉलिसीज की बात कर लें, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ और मैं उनको खुद फॉलो करता हूँ. किसी तारुफ के मुहताज नहीं. आई मीन आईटी में गिने चुने एचआर प्रोफेशनल्स में टॉप नॉच एचआर प्रोफेशनल्स में इनका नाम आता है. आईटी की जो एचआर है इनके बगैर मेरा ख्याल है कि वो बिल्कुल नामुकम्मल है. हम बात कर रहे हैं शेराज चौधरी की. शेराज इज वर्किंग एज ए डायरेक्टर एचआर एट सॉफ्टवेयर पाकिस्तान. आइए शेराज को वेलकम करें. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, perfectly fine, thank you very much. वही नूरानी चेहरा, वही स्माइली फेस. I mean you are amazing and superb by the way. हसन भाई, थैंक यू वेरी मच. यू नो, आपसे मिलने की एक्साइटमेंट ऐसी होती है कि चेहरा खुद ही हर बंदे का ही खिल जाता है. एंड यू नो आपका वो जो डायलॉग है ना, आई एम सुपर एक्साइटेड, वो ऑटोमेटिकली एक हंसी ले आता है चेहरे पे. बाय द वे मैं लिटरली बताऊं, मुझे दिल से निकलता है कि आई एम सुपर एक्साइटेड. वैसे बाय द वे आई एम. अच्छा जी, ग्रेट. सो हमारे जो थर्ड गेस्ट स्पीकर हैं बहुत अच्छे हमारे दोस्त हैं. हम पिछले कोई 2-3 सालों से एक दूसरे को जानते हैं. ही इज एक्सपर्ट इन नेटवर्किंग. पाकिस्तान का कोई ऐसा इदारा होगा जहां पर इनको लोग नहीं जानते. और मेरा ख्याल है कि करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल्स जिनको जॉब्स की ज़रूरत होती है, जॉब में रहते हुए भी तंग होते हैं या बाकी और मामला होते हैं, तो वो आज आके इन्हीं गेस्ट जिनका मैं आपसे तारुफ करा रहा हूँ
इन्हीं को राब्ता करते हैं और माशाल्लाह इनका दिल बहुत बड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह, और नेटवर्किंग भी बहुत ज़्यादा है पूरे पाकिस्तान में। तो ये एक इनका फोर्टे है नेटवर्किंग, और ये उनकी हेल्प भी करते हैं, बहुत एक्टिव हैं सोशल मीडिया पे, लिंक्डइन पे इनकी जो पोस्ट होती हैं वो बहुत ज़बरदस्त होती हैं, बड़ी इंस्पायरेशनल होती हैं। सो आइए इनसे बात करते हैं, इनको वेलकम करते हैं। इनका नाम है साद फारूक, और साद इज currently working as a lead human capital at Temples. Hello everyone, Assalamu alaikum. Hi, Thank you. hi, Sam. Thank you, Hassan bhai, for this brief introduction, and also thanks to invite the show on the show. Great, and by the way, you are also very excited, super excited. Great. Definitely, definitely. Great, wonderful. अच्छा, तो हमारे शो का फॉर्मेट ये है कि हम बात करते हैं सक्सेस स्टोरी की। तो सबसे पहले हम अफशीन, आई वुड रिक्वेस्ट यू कि किस तरह से करियर स्टार्ट किया और क्या क्या डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा, क्या प्रॉब्लम्स आई, और क्या सोचा हुआ था कि मैंने एचआर में आना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एचआर जो हमारे हैं यहाँ पे वो बाय चांस आते हैं, बाय चॉइस नहीं आते। सो लाइक टू नो दैट, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हमें देख रहे हैं और देखेंगे वो पर्टिकुलरली खवातीन वो अफशीन इफ्तिखार बनना चाहती हैं। तो आज अफशीन इफ्तिखार की हम जो रियल टाइम जो स्ट्रगल है, जो सिनेरियो, जो सक्सेस स्टोरी है वो सुनना चाहते हैं। जी अफशीन, ओवर टू यू। Okay, thank you, Hassan. But honestly, I really wish कि कोई भी अफशीन इफ्तिखार नहीं बने, बल्कि अफशीन इफ्तिखार का बेहतर वर्जन बने. I really wish. And if I talk about my success story, I do not call it success story honestly as of now, because अभी बहुत कुछ करना बाकी है. अल्लाह ने तौफीक दी तो इंशाल्लाह करेंगे. It's all about making impact on people's life, how you develop people. So HR is my favorite field. Okay, how did I land to this? Honestly, people who know me, they know that it's for me, it was career by choice, not by luck. I was CS graduate when I had done it actually. I completed my graduation in CS, 4 years degree program, and I was doing my first job in quality assurance as quality assurance engineer. When I realized that I'm not meant for machines, but I'm meant for people. So I decided to pursue my career in HR. And then I did my MBA HR with gold medal and did a full-time job in HR. Started off as, of course, as everybody else does, as HR intern. And it's been 16 years now. Honestly, this decision is one of the best decisions of my life because it helped me a lot. It impacted my personality a lot, because it's all about, as I told you, that how you add value to people's life, because that was always my personal goal. I wanted to add value to people's life. I wanted to develop people. I wanted to make people smile, not make them happy like as if, but make them satisfied with whatever they are doing. And this field enabled me to do that very gracefully. So that's the journey. I'm still on that. I am really looking forward to making more impact. So yeah, that's it. Great, wonderful. So, next हम आपकी तरफ आते हैं। एक जो मुझे कॉमन आप और मेरे इस जर्नी में, एचआर की जर्नी में नजर आता है, वो है कॉर्पोरेट और टेक का सफर। जब आपने करियर का स्टार्ट किया, व्हाट काइंड ऑफ डिफिकल्टीज दैट यू हैव फेस्ड, और ये जिस तरह अभी अफशीन से हमने पूछा कि बाय चांस या बाय चॉइस। अभी मैं एक हमारे कुछ दोस्त हैं रिटेल के एचआर में, उनका मैं इंटरव्यू अभी कर रहा था, तो मैंने एक क्वेश्चन उनसे पूछा, तो वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, एंड ही सेड आई वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर, और मैं डॉक्टर बनना चाहता था लेकिन समहाउ मैं नहीं बन सका। तो वो कंपाउंडर जो होते हैं ना, जो सेकंड वहाँ पे, कहते हैं मैंने वो काम किया और वहाँ पर जाके मैंने सीखा। तो मैंने वो हमारी जो को होस्ट थी फातिमा, उन्होंने बड़ा अच्छा उनको रिप्लाई करी, डॉक्टर तो आप अभी भी हैं, एचआर में रहते हुए। अगर आप ऑपरेशन ठीक कर देंगे तो जाने बच भी जाएंगे, और ऑपरेशन अगर आप खराब कर देंगे तो कोई इंजरी हो सकती है। But anyway, I'd like to know about your success story, about your struggle, about your journey, फिराज की जो कॉर्पोरेट से टेक का सफर, और पर्टिकुलरली क्या एचआर में आना बाय चांस था या बाय चॉइस?
Thank you very much, Hassan. And again, it's a pleasure to have on your session, like always. जो सफर मेरा रहा from moving towards the HR, so I start my career with the HR. आपको पता है start में odd jobs तो सबको करनी पड़ती हैं. When you come into the market, you'll do the masters or you completing your education. So ज़्यादा आप odd jobs तो करते हैं. So in that perspective, I do have experience in different domains, specifically in digital marketing. But as a career, from the beginning I start as an HR, and ज़्यादातर मेरा experience start में operations में रहा. Then I moved to the recruitment side and then the organization development, and that's how the combination of all now. What I believe is कि success story. I don't know, but that's my opinion is कि success story complete होती नहीं है, because success is a journey, it's not a destination. If you specifically define that, तो सक्सेस तो चलती रहती है. आज अगर मैंने एक चीज़ की अचीवमेंट की है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम वर्किंग विद अ कंपनी और उसको मैंने ग्रो करके एज एन HR फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट लेके आए, देन एक कंपनी से 2 कंपनीज बनाई, सो दैट्स एक्चुअली a part of success we have achieved. क्योंकि इसके बाद 2 से हमने उस कंपनी को टारगेट करना है जिनके पास 10 कंपनीज हैं, उस ग्रुप पे टारगेट करना है. तो दैट्स द जर्नी इज नॉट गोइंग टू स्टॉप. द ओनली थिंग दैट वी दैट्स द एफर्ट, द स्ट्रगल वी डू. तो स्ट्रगल इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू कम इनटू दैट. वो आपको हर स्टेज पे करनी पड़ती है. स्पेसिफिकली जिस तरह आपका भी जर्नी similar to me when I moved to corporate, to the IT, तो technical terms, culture, because corporate में culture बड़ा well defined, process oriented culture है. IT में you are very much growth oriented and fast paced culture है. So ये challenges काफी face करने पड़े. But alhamdulillah, I got a lot of good people, specifically on the top side. Of my ex-company, my current company CEOs, because I directly coordinating with the CEOs most of the time in my career. So they actually help me to, develop that particular skill. अच्छा, नॉर्मली IT में मैंने जो अभी तक सक्सेस देखी है ना, अगर एज एन HR, सो वो अगर आप तो HR की थेरीज या कॉन्सेप्ट्स पे चलते हैं ना, यस दैट दिस इज वन इंपॉर्टेंट, बट यू नीड टू बी द बिजनेस पार्टनर विद द बिजनेस मोर इम्पॉर्टेंटली. या यू नीड टू थिंक अबाउट दैट. विल डिस्कस दैट कि रिक्रूटमेंट में रहते हुए आप उसको बिजनेस पार्टनरिंग का रोल कैसे प्ले कर सकते हैं. कि यार अगर आप ग्रेडिंग बनाते हैं तो ग्रेडिंग के अंदर से कॉस्टिंग निकाल के आप कैसे रेवेन्यू जनरेशन में अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं एज एन HR. So that's actually helping out. So normally, yes, I'm struggling. I'm trying to get more things. एक step से दूसरे step में है. So that's the struggling story, or the not the success but the struggling story that is going on. Majorly, total I have like 13 years of experience now. और जिसमें से like 6 years with the corporate, a few multinational like Hilti, Volvo, working with them, and then in the software side I work with Nextbridge, Texel, and now working with ShopDev and Shopperstan. So that's myself. Great, wonderful. ये बड़ी जबरदस्त आपने ये बात बताई कि सक्सेस इज बेसिकली अ जर्नी, इट्स नॉट ऑल अबाउट डेस्टिनेशन. आई मीन मोटिवेशनल स्पीकर वाला टच आ गया आपने. ग्रेट, वंडरफुल. नहीं, आपके साथ प्रैक्टिस चल रही है. अच्छा, जबरदस्त, वंडरफुल. अच्छा जी, अब हम बात करते हैं हमारे जो थर्ड जो गेस्ट स्पीकर हैं, साद फारूक साहब. साद साहब, व्हाट काइंड ऑफ डिफिकल्टीज दैट यू हैव फेस्ड? माशाल्लाह, यू आर अमेजिंग. आपकी पर्सनालिटी बड़ी जबरदस्त है, और नेटवर्किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, वो नेटवर्किंग अगर बनती है तो वो काम के लिहाज से बनती है. लोग ऐसे तो ताल्लुक नहीं ना बनाते. आई मीन देयर इज समथिंग माशाल्लाह आपकी पर्सनालिटी में. सो हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो HR का जो आपका सफर है, नाउ यू आर वर्किंग विद 10 Pearls इन द कैपेसिटी ऑफ लीड ह्यूमन कैपिटल. लाहौर में जितने भी 10 Pearls के इनिशिएटिव्स मैंने देखे हैं, तो मुझे तो कहीं भी आपके बगैर वो तो लगे ही नहीं कि वो है. अल्हम्दुलिल्लाह, तो यू हैव कंट्रीब्यूटेड अ लॉट. और आज अगर माशाल्लाह 10 Pearls के अलावा भी अगर डिफरेंट डेव बैच की बात कर लें या बाकी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो यू हैव कंट्रीब्यूटेड अ लॉट. नो डाउट उन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया होगा. सो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो आपने करियर का स्टार्ट किया, किस तरह की डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा. और एक बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन, एंड दैट इज, बाय चांस आए थे HR में या बाय चॉइस? First thing first, I think overall years of experience wise, I'm the junior one in this whole panel, or I have almost 8 years experience now. और yes, IT में आने का एक सफ़र है, और उससे पहले HR में आने का भी एक सफ़र है, क्योंकि I started my career with some
एडमिनिस्ट्रेशन जॉब जो कि मैंने 2015 तक कंटिन्यू की. लकीली आई वाज द पार्ट ऑफ वन ऑफ दैट उस वक्त की वन ऑफ द गुड IT कंपनीज, और मैंने 2015 तक उनके साथ बट नॉट रिलेटेड टू HR किया काम. मैंने एडमिनिस्ट्रेशन को अपने करियर का आगाज़ मेरा एडमिनिस्ट्रेशन से होता है. एंड देन लकीली बाय चांस, तो आई थिंक आई वाज वेरी लकी इनफ टू गेट इनटू दिस फील्ड कि मैं HR की तरफ आया 2016 में. मेरा तभी शायद आपसे मेरा इंटरेक्शन फर्स्ट टाइम हुआ था. तो HR में आने के बाद तो 2016 से स्टिल आई एम स्ट्रगलिंग इन दिस फील्ड. और मुझे लगता है कि इस सारी स्ट्रगल में वही वाली बात कि नेटवर्किंग बहुत सारी मैटर करती है, और वो इट्स आल्सो कंट्रीब्यूट इन योर सेल्फ ग्रोथ, और आपकी PR और आपके डेली बेसिस पे जो आपका काम है उसमें कितना निखार आता है, कितने आप प्रोफेशनल बन जाते हैं. सो उसमें ये बहुत सारा सिंस एवरी डे इज़ अ लर्निंग, एवरी डे इज़ अ लेसन. आप लोगों से मिलते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, उनके व्यूज़ देखते हैं. तो मेरा IT में एक सफ़र 2015 तक रहा, बट HR में नहीं था. फिर मैं एक मीडिया साइट पे चला गया, आपको पता है वो बात. तो 2018 से फिर मैं, वो कहते हैं ना टार्जन की वापसी, बट उसके लिए मैंने बहुत सारी स्ट्रगल की. कभी हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, वैसे आप नॉर्मली जानते भी हैं. सो 2018 वाज द ईयर जिसमें मैंने IT में आने के लिए स्पेसिफिकली बहुत स्ट्रगल की. और मुझे फिर सेल्फ रियलाइजेशन तभी होती है इंसान की जब आप किसी इम्तिहान में जाते हैं. तो मुझे इम्तिहान में जाके ये पता चला कि IT में आने के लिए मुझे बहुत वर्कआउट करने की ज़रूरत है. उस पे फिर मैं लग गया एंड आई स्टार्टेड लर्निंग टेक्नोलॉजीज़, टर्मिनोलॉजीज़, कंपनीज़ कैसी होती हैं, कैसे काम होता है, ये क्या फास्ट पेस क्या होता है, जिस तरह शराज ने भी कहा. तो यस, द जर्नी स्टिल कंटिन्यूज. Now I am landed to one of the good organization in Pakistan working in tech sector, और उनके टैलेंट एक्विजिशन डोमेन को मैं लीड कर रहा हूँ. और यस, सो दैट्स ऑल अबाउट मी. Great, wonderful, Saab. Thank you very much for the inspirational story. I mean, you were amazing and superb. और बहुत अच्छा लगता है आपसे हमेशा जब भी आपसे बात की जाती है और सीखने का मौका मिलता है. So, okay, let's discuss about today's session, and the topic is very interesting and unique. And by the way, I am super excited. So, the topic is that the transformation trends in hiring and recruitment. अच्छा शिराज, एक बहुत ही क्योंकि हम कॉर्पोरेट में दोनों रहे हैं, हम एक पर्टिकुलर क्वेश्चन जो हमें सुनने को मिलता है, एंड दैट इज ऑल अबाउट द नॉन टेक्निकल रिक्रूटर और टेक्निकल रिक्रूटर का जो सफ़र है. एक ज़रा इसके ऊपर हमें थोड़ा सा गाइड कीजिएगा, बताइएगा. अभी हम पर्टिकुलरली जो टूल्स हैं, जो एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम हैं, या जो तरीक़ाकार है, या ट्रांसफॉर्मेशन ट्रेंड्स हैं, उनकी हम ज़रूर बात करेंगे. लेकिन मैं ये देख रहा था लिंक्डइन पे जब हमें प्लान कर रहे थे, तो लोगों ने ये पूछा कि आप हमारे बिहाफ पे जो पैनलिस्ट हैं उनसे ये पूछें कि ये जो हमें अक्सर ये कहा जाता है कि आप अच्छे रिक्रूटर तो हैं लेकिन आप टेक्निकल रिक्रूटर नहीं हैं. तो हाउ टू बिकम अ गुड रिक्रूटर प्लस टेक्निकल रिक्रूटर एज वेल. देखिए, अगर स्पेसिफिकली रिक्रूटमेंट की बात करें तो इट्स एक्चुअली अ प्रोसेस. अच्छा, अभी तक मेरा जितना भी एक्सपीरियंस रहा, आई वुड लाइक टू शेयर कि ना HR में स्पेसिफिकली फॉर दी HR और इंजीनियर्स के साथ काम करके आई रिलेट दिस थिंग कि हर चीज़ ना, इफ़ यू वांट टू बिल्ड समथिंग सो यू कैन बिल्ड ऑन प्रिंसिपल्स. अगर आपने कोई रिक्रूटमेंट का प्रोसेस बनाना है, अगर आपने कोई ग्रेडिंग स्ट्रक्चर बनाना है, आपने कोई एम्प्लॉय एंगेजमेंट या डेवलपमेंट स्ट्रक्चर बनाना है, तो उसके आप प्रिंसिपल्स डेवलप करें. तो उसका बेनिफिट ये होता है कि जब आप प्रिंसिपल्स डेवलप कर लेते हैं ना, तो जो आपके अदर स्टेक होल्डर्स इन द बिजनेस होते हैं ना, दे एक्चुअली alter the strategy or develop the strategy on those principle according to their business, क्योंकि वो प्रैक्टिकली डे टू डे बिजनेस कर रहे होते हैं. तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, रादर देन कि यार अच्छा मैंने एक फ्रेमवर्क इस कंपनी में बनाया था, वो उठा के मैं यहाँ इंप्लीमेंट करूँ. नो, जस्ट वर्क ऑन द प्रिंसिपल्स और बाकी अपने पार्टनर्स को कह दें, स्टेक होल्डर्स को, कि यार ये प्रिंसिपल्स है, दुनिया इस तरह चलती है या इस तरह चलनी चाहिए, आप बताएं यार क्या चैलेंजेस हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज वर्किंग ऑन अ ग्रेडिंग सिस्टम विद माई करंट कंपनी. तो नॉर्मली मार्केट में ये है कि जो इंजीनियरिंग मैनेजर है वो 8 ईयर से स्टार्ट होता है, या आर्किटेक्ट जो है वो 8 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस से लेकर स्टार्ट होता है, बट दे स्टार्ट विद द 6 ईयर्स.
सो ऑटोमेटिकली बिकॉज उनका ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर ऐसा है या प्रोडक्ट्स या सर्विसेज का स्ट्रक्चर ऐसा है कि वो पहले बना देते हैं, दैट्स व्हाट हैपन। तो आप उसको ऑल्टर कर सकते हैं, फिर आपका पे स्ट्रक्चर, आपके एक्सपीरियंस, आपका डेवलपमेंट प्लान चेंज हो जाता है। सो दैट्स एन इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो बेशक रिक्रूटमेंट हो या कुछ भी हो, आपकी जो बेस है, प्रिंसिपल्स हैं, दैट्स रिमेन द सेम, देन यू एक्चुअली डेवलप। अब if anybody knows the recruitment, तो technical recruitment is something that actually come up with experience. उसके लिए हम जितने भी लोग नॉन आईटी से आईटी में आए हैं, नॉर्मली सबका यही एक्सपीरियंस रहा होगा कि यू नीड टू एक्चुअली बीइंग कम्युनिटीज़ में बैठना, जो आपके अपने ऑर्गेनाइजेशन में स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ बैठना, प्रोसेस को समझना, उनसे गाइडेंस लेना, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सेकेंडली जो पर्सनैलिटी पार्ट है, दैट्स यू नीड टू बी आईटी में ना, नॉर्मली रिक्रूटमेंट का प्रोसेस कॉर्पोरेट में आपने देखा है बड़ा स्टेप बाय स्टेप चलता है, इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू हायर द पर्सन। कभी 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने भी हैं। आईटी में ये है कि जी सुबह उठें, आज शाम को बंदे चाहिए, दैट्स समथिंग हैपन टू अस। तो इसमें नॉर्मली अपनी पर्सनैलिटी जो है ना, वो आपने एंटी फर्जाइल पर्सनैलिटी का जो फैक्टर है ना टुवर्ड्स योर पर्सनैलिटी, वो आपको ऐड करना पड़ता है। एंटी फर्जाइल इज नॉर्मली ये चीज़ होती है कि फॉर एग्जाम्पल इफ समथिंग हैपन, यू गोज डाउन। आपने 50 बंदे रखे, उसमें से 10 ने इंटरव्यू क्लियर किया, 10 में से आपने एक ऑफर किया, उसने ऑफर डिक्लाइन कर दी। नाउ यू एक्चुअली गो टू द जीरो, रादर देन जस्ट गेटिंग डिसहार्टेड, यू एक्चुअली कम अप विद समथिंग दैट एक्चुअली नॉट रिकवर्स यू, बट दैट इज वन स्टेप अबव what actually you want to give to the organization. So that's for the anti-fragile personality. इस तरह के लोग जो है ना, I'll suggest और I experience के वो IT में कामयाब होते हैं when they come from the corporate side. If you get disheartened, तो शायद you will be out of the game. Honestly speaking, very very. लेकिन फिलहाल इसको पर्टिकुलरली अगर हम कुछ सिनेरियो डिस्कस कर लें, अगर हम किसी भी टेक सेक्टर की या सॉफ्टवेयर हाउस की बात करें, तो वो ये कहता है यार टेक्निकल रिक्रूटर ही रखो जिसने टेक में काम किया हो। तो अब ये वाली जो पर्सनालिटीज फैक्टर है ना, ये ज्यादातर कॉर्पोरेट सेक्टर में लोगों में आते हैं, क्योंकि उन्होंने सारे सिस्टम और प्रोसेसेस देखे हैं। तो व्हाट वुड यू रिकमेंड टू दो सॉफ्टवेयर हाउसेस के आपने अगर ऐसी हायरिंग करनी है तो कहाँ से करनी है? बिल्कुल ठीक है। अच्छा, नॉर्मली देखें, जो सक्सेस होती है ना, कोई भी सक्सेस का फार्मूला सिंपल है, 99% हार्ड वर्क, 1% लक। तो आपने 99% हार्ड वर्क करके स्पेसिफिकली देखिए हसन, अगर इफ़ यू गो टू द पेट्रोलियम इंडस्ट्री, इफ़ यू गो टू द डॉक्टर इंडस्ट्री या फार्मेसी में चले जाएं, वहाँ पे शायद आईटी से ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स हैं, जितनी टेक्नोलॉजीज हैं शायद उससे ज़्यादा दवाइयाँ हैं, मेडिसिन हैं जिनके नाम है। व्हाट HR इज डू, HR इज एक्चुअली ट्राई टू लर्न द बेसिक्स ऑफ एवरी इंडस्ट्री। वही प्रिंसिपल्स को अंडरस्टैंड करता है एंड देन उसके ऊपर एक्चुअली यू बिल्ड योर नॉलेज इनटू। सो जस्ट गो learn the basics that, because this is not the rocket science, this is actually something which human create that. So you can learn the basics of everything and then you'll start hard working on them. अच्छा, इसका सिंपल तरीका ये होता है कि आप इजी स्टेप से स्टार्ट करते हैं। अगर किसी नॉन टेक ने टेक हायरिंग करनी है ना, तो इजी से क्या स्टार्ट होता है कि फॉर एग्जांपल आप रादर देन हायरिंग दी टेक्निकल पर्सन जो कि पाइथन है, आप कह लेंगे जी रिएक्ट है, मर्न है, डिफरेंट टेक्नोलॉजी में, आप QA से, बिजनेस एनालिस्ट से या ऐसी पोजीशन है जो लेस टेक्निकल हैं, आप उससे स्टार्ट करते हैं। देन यू स्टार्ट लर्निंग कि अच्छा यार टेक्निकली जो थोड़ी सी लेस टेक्निकल पोजीशंस हैं आईटी इंडस्ट्री में वो इस तरह हायर होती हैं। देन यू बिकम लर्न एंड यू बिकम मोर टेक्निकल रिसोर्स इनटू द मार्केट। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्टर है। दूसरा ये कि जो कम्युनिटीज़ हैं, जिस तरह हमारा HR नॉलेज कैफे है, इस तरह की कम्युनिटीज़ में यू गेट ऐड, और जो नॉलेज शेयरिंग सेशंस हैं उसके ऊपर आप एक्चुअली बीइंग पार्ट ऑफ दिस, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है टू गेट टू नो अबाउट द मार्केट स्पेसिफिकली। अगर आपको सिर्फ जार्गन ही आ जाते हैं ना, तो ये बड़ी बात होती है। तीसरा ये कि यार देखें, रिक्रूटर जो है ना, जो मैं आपको पर्सनल एग्जांपल बताता हूँ और सही केस बताऊंगा, रिक्रूटर नॉर्मली जो है ना वो सेल्स का बंदा होता है, उसने, और दैट्स इज अ 2-way सेल्स। आपने कंपनी लोगों को बेचनी होती है, लोग कंपनी को बेचने होते हैं। तो मुझे अच्छी तरह याद है स्टार्टिंग में व्हेन आई स्टार्ट हायरिंग इन द नॉन टेक्निकल, तो मेरी किसी एक रिक्रूटर से बात हो रही थी, उसने कहा आप किस किस टेक्नोलॉजी में काम करते हैं। मुझे PHP और .NET का पता था, बाकी मैंने NBC BCC खुद ही एक बना ली, और दैट्स मैंने कहा जी हम इस टेक्नोलॉजी में काम करते हैं, बिकॉज दैट्स जस्ट द टेक्निक आई यूज। तो उसने ये भी नहीं पूछा कि यार ये होती क्या, मैंने कहा जी हम इन टेक्नोलॉजीज में भी काम करते हैं। अच्छा हो गया, यार अच्छा आप तो काफ़ी टेक्नोलॉजीज में काम करते हैं, एंड देन हायर। सो दैट्स एक्चुअली द कॉमन सेंस। और आप कहते हैं जो सेल्स वाली टेक्निक है ना, यू एक्चुअली यूज दैट टू बिकम टेक्निकल रिक्रूटर्स। नॉलेज के साथ साथ रिक्रूटमेंट का जो पार्ट है वो आ जाता है। देन there are few e-learning forums जहाँ से आप ये कर सकते हैं, how not to be a
typical technical non-technical HR. So they actually helps you कि कुछ points, कुछ test ऐसे होते हैं specifically जिनसे you'll step by step you learn कि यार अच्छा these are the platforms, these are the techniques from where you can actually hire the people. So I can share that as well after the session ताकि लोगों को idea हो जाए कि वो कौन से हैं. और secondly जो सबसे important चीज़ है socialization. जो आपकी when you need to be the part of community sessions, even technical sessions होते हैं उसका part बने और देखें लोग किस तरीके से बात करते हैं. even आपके जो interviews होते हैं ना technical, आप उसमें बैठें 4 दफ़ा बैठेंगे 5वीं बार आपको पता चल जाएगा इसने क्या question पूछना है और इसका आंसर क्या है और उसका मतलब क्या है कि why he is asking. For example देखें नॉर्मली जब गूगल में या आप माइक्रोसॉफ्ट की बात करते हैं जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो फर्स्ट इंटरव्यू है ना, फर्स्ट टेक्निकल इंटरव्यू है, वो टेक्निकल रिक्रूटर लेता है और उसमें वो प्री डिफाइंड क्वेश्चंस होते हैं कि यार ये क्वेश्चंस है. उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप टेक्निकल ही हों, उसके लिए बस आपकी टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग और उस क्वेश्चंस के पीछे जो सेंस होती है वो समझती है. फॉर एग्जांपल छोटी सी मिसाल है, आप अपनी कॉल पे एक इंजीनियर से, फ्रेश है या 1 साल का इंजीनियर से पूछ सकते हैं यार सॉर्टिंग का फार्मूला क्या होता है या हाउ डू यू सॉर्ट इनटू दैट. या आप सिंपली ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि स्पेसिफिकली एक टेबल है जिसमें 10 लाख वैल्यूज हैं, तो व्हाट इज द राइट वे टू गेट द हाईएस्ट वैल्यू. अब इसका आंसर ये भी हो सकता है कि आप सॉर्टिंग लगाएं और पहली वैल्यू डिसेंडिंग ऑर्डर पे सॉर्टिंग लगाएं और पहली वैल्यू ले लें. इसका फार्मूला ये भी हो सकता है कि हर वैल्यू को पकड़ें और एक दूसरे के साथ कंपेयर करें. अब दोनों में डिफरेंस ये है कि जो दूसरी चीज़ है उसके अंदर प्रोसेसर की एफिशिएंसी कम हो जाती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रोसेस करे बार बार कंपेयरिंग का. यहाँ पे एक ही कमांड लगी और उसने सबसे ऊपर वैल्यू दे दी और आपने वो पुट कर दिया. सो दिस इज द बेसिक जहाँ तक एज ए टेक्निकल रिक्रूटर वी कैन गो एंड देन वी जज के यार एक टेक्निकल बंदे की कॉमन सेंस उसकी फील्ड में क्या है एंड देन you can proceed with that. तो ये कुछ चीजें हैं that you can take care to become a technical. Wonderful. Afshin, would you like to add something? Yeah, sure. Thank you, Shiraz. बहुत अच्छा explain किया आपने. अच्छा, to me, business acumen is the most important thing that we need to understand as a recruiter. Because if we don't understand our business, वही मुझे शिराज की बात बड़ी अच्छी लगी कि उन्होंने कहा कि ये नहीं हो सकता कि whatever I learned in my previous organization that is totally mapped here. Of course, that is not practical. ट्विंस जो होते हैं ना, ट्विंस वो भी सेम एट्रीब्यूट्स के नहीं होते. तो हाउ कैन वी थिंक ऑफ मैपिंग समथिंग और रेप्लिका, मेकिंग समथिंग रेप्लिका. नाउ द पॉइंट इज इफ यू अंडरस्टैंड योर बिजनेस एक्यूमेन, you know how to what your business wants in terms of actually playing your business partner role. That is the first thing. Secondly, how comfortable your leadership team, your managers are talking to you while they need someone. And while they are discussing the requirements, it's very important. Because if you are in mindset being a recruiter that I need to fill up this position, your approach will be अच्छा मैंने जल्द से जल्द ना बस इसको कन्विंस करना है कि फुल स्टैक डेवलपर नहीं मिलता मार्केट में, ठीक है, हम .NET की स्पेशलिटी ले आते हैं या कोई और मिक्स एंड मैच ले आते हैं. बट योर लीडर इज they have some plan, they have some business goals. So they want full stack developer for some reasoning. So it's very important कि हमारा working relationship हमारी leadership team से, हमारे manager से कैसा है कि उनको ये ना लगे कि being recruiter ये सिर्फ position fill up करना चाहता है, बल्कि वो हमें comfortably we can have a good conversation, a candid conversation around what we actually need for our company. Or again, I always advise to my team as well that we should not be under pressure of filling up any position because ठीक है that the process will be taking its reasonable time, that they should. But when we are under pressure that as a recruiter we need to fill up few positions as soon as possible, we do not we somehow, I'm not blaming anyone on pinpointing, but somehow I experienced that we do not create a perfect match. अगर कल्चरल फिट देख लिया है तो टेक्निकल एक्सपर्टीज रह जाएंगी, टेक्निकल एक्सपर्टीज देख ली है तो एटीट्यूड को मिस कर दिया है कि ठीक है हमने तो पोजीशन फिल करनी है, अभी काम चला लेते हैं. सो ये अप्रोच नहीं होनी चाहिए. सेकेंडली जो आपने कहा कि टेक्निकल रिक्रूटर और नॉन टेक्निकल रिक्रूटर वाला जो कॉन्सेप्ट है, ऑनेस्टली इतने शार्प कॉन्फिडेंट कॉम्पिटेंट HR प्रोफेशनल्स, वेरी यंग HR प्रोफेशनल्स I experienced or I happen to connect with, they do not want themselves to be pigeonholed by one concept that they are technical recruiter or not. I was never a technical recruiter. So आपको टेक्निकल रिक्रूटर होने की जरूरत नहीं है, रादर कि वो शायद आपको पिजनहोल कर देगा, वो आपको आपका नैरो कर देगा होराइजन. You should be able
to learn everything whatever is coming on your way, because ये continuous improvement का ज़माना है, continuous flexibility show करने का ज़माना है. It's not that type कि आप एक चीज़ learn करें और दूसरी skip कर दें. So वो उन्होंने जो बात की agility की, that is very important. Agreed, wonderful, right? जी साहब. Alright. अच्छा, I will agree with अफशीन के ज़रूरी नहीं है कि आप हर टेक्नोलॉजी को अंडरस्टैंड करें. मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल अपनी दूंगा कि जब मैं टेक में आया और मैंने टेक्निकल रिक्रूटमेंट स्टार्ट की, तो मेरी प्रैक्टिस ये रहती थी कि जो पोजीशन मुझे असाइन होती थी मैं उसके बारे में थोड़ी बेसिक्स ले लेता था. इंटरव्यूज़ में जैसे सराज ने कहा, यही आई थिंक स्टेप होते हैं आपकी लर्निंग को जो इन्हांस करते हैं. टेक्निकल इंटरव्यूज़ में बैठ के आप काफ़ी कुछ सीखते हैं कि बेसिक्स क्या हैं, वही वाली बात, और इसमें टेक्निकलिटीज़ किस हद तक इन्वॉल्व है और किस हद तक एज एन HR प्रोफेशनल आपको अंडरस्टैंडिंग होने की ज़रूरत है, क्योंकि हमने स्क्रीनिंग करनी होती है. ठीक है, हमने राइट कैंडिडेट फॉर द राइट रिक्वायरमेंट सेलेक्ट करना होता है. सही है, तो स्क्रीनिंग में बहुत सारा हेल्प आउट करता है एक टेक्निकल रिक्रूटर को, अगर उसको बेसिक्स का कुछ थोड़ा बहुत आइडिया हो. और वही अफशीन वाली बात कि आपको अपनी बिजनेस रिक्वायरमेंट का भी आइडिया हो, नॉट जस्ट कि आपने सिर्फ पोजीशन फिल करनी है. हालांकि मैं इस बात का कायल हूँ कि रिक्रूटर की लाइफ में सबसे अच्छा दिन वो होता है जब आप कोई पोजीशन क्लोज करते हैं. इससे बड़ी खुशी कोई नहीं होती. सही है, तो बट येस, आपकी बिजनेस रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी बिजनेस नीड उस वक्त क्या है, आप उसी डायरेक्शन की तरफ जाते हैं. दैट व्हाट टैलेंट एक्विजिशन इज. बात रही मेरे अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की, तो येस, जिन टेक्नोलॉजीज पे टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने अब काम किया, मैंने पहले काम नहीं किया था. बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी और नई टेक्नोलॉजीज पे काम नहीं कर सकता. येस, बेसिक्स आर देयर. इंटरव्यूज में बैठना और क्रॉस क्वेश्चनिंग करना, और अगर आप जितना एक्सप्लोर करते हैं एज अ HR, नॉट जस्ट टेक्निकल रिक्रूटर, आप HR प्रोफेशनल हो कि अगर किसी HR असेसमेंट राउंड में बैठे हैं कैंडिडेट के साथ और वो टेक्निकल है, वो आपको बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग देता है उसका माइंडसेट ट्रीट करने में. मुझे टेक इंडस्ट्री में आके आइडिया हुआ है कि कॉर्पोरेट का माइंडसेट कैंडिडेट्स का, एम्प्लॉयज़ का क्या होता है और टेक का क्या होता है, उसको समझना और उसके अकॉर्डिंगली अपना एक्शन ड्राइव करना. तो दिस इज एक्सपीरियंस से चीज़ आती है जो सिराज ने बात की. तो येस, आई विल डेफिनेटली एट दिस थिंग कि अगर आपको टेक्निकल रिक्रूटमेंट सीखनी है तो थोड़ी सी एफर्ट दरकार है, और यू कैन डेफिनेटली हैव बेसिक्स इन योर हैंड, और फिर उसी तरह आप एक्सपीरियंस से इसको ग्रो करते हैं. एग्रीड, वंडरफुल. अच्छा शिराज, एक बहुत इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट क्वेश्चन है रिलेटेड टू टॉपिक. कौन से ऐसे जो ट्रेंड्स हैं जो कि अभी लेटेस्ट आ रहे हैं, जो कि ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं हायरिंग और रिक्रूटमेंट? जी बिल्कुल, ये आज का टॉपिक भी है. अच्छा, नॉर्मली ना जिस तरह हम लोगों ने टॉपिक रखा है ट्रांसफॉर्मेशन ट्रेंड, रिक्रूटमेंट एंड हायरिंग, और हायरिंग रिक्रूटमेंट, नॉर्मली दिस इज नॉट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओनली हायरिंग और रिक्रूटमेंट और टैलेंट एक्विजिशन, इट इज द एक्चुअली ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ HR. बिकॉज व्हाट आई एक्सपीरियंस स्पेशली कोविड के बाद, सिर्फ रिक्रूटमेंट का प्रोसेस अलोन जो है उसमें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आई, आपके पूरे HR में आई है, और अकेला ये ट्रांसफॉर्म हो भी नहीं सकता. अब उस द रीजन इज बिकॉज नाउ द वर्क मॉडल इज हाइब्रिड. मैं बहुत सारी ऐसी टेक कंपनीज को जानता हूँ जिनके साथ मैं काम कर भी चुका हूँ, जिनके साथ मैं कर भी रहा हूँ. दे ऑल आर हाइब्रिड मॉडल. मतलब अगर हमारा ऑफिस जो है उसमें 200 बंदे बैठने की जगह है तो हायर हमने 400 किए हैं. That's what it is, because that's a hybrid model. अब हाइब्रिड मॉडल में आपकी टैलेंट एक्विजिशन का भी चैलेंज है और आपकी कल्चर बिल्डिंग का भी चैलेंज है. ये दोनों चीज़ें आपको साथ लेकर चलती हैं. आज हम फोकस कर लेते हैं, दैट्स मोर टुवर्ड्स द रिक्रूटमेंट एंड हायरिंग. सो स्पेसिफिकली अगर मैं देखूं तो जिस तरह से जो एक पॉइंट आई हैव सीन इन कि हायरिंग और बहुत ज़्यादा हायरिंग है. टेक में तो पहले ही बहुत सारा चैलेंज था टू गेट दी पीपल ऑन बोर्ड और टू गेट स्पेसिफिकली. अब वही अफशीन वाली बात कि आपका जो बिजनेस एक्यूमेंट है, ये व्हाट इज द बिजनेस रिक्वायरमेंट, उसके अकॉर्डिंगली आप एक्ट करते हैं. सो जो लेटेस्ट ट्रेंड विच आई एक्सपीरियंस्ड और उसको मैंने इम्प्लीमेंट भी किया है, वो कॉन्सेप्ट जो है रिक्रूटिंग इज बिकमिंग लेस हायरिंग एंड मोर बोरोइंग. किस तरह कि अब collaboration between companies has increased. यानी अगर मैं एक सॉफ्टवेयर हाउस में काम कर रहा हूँ और आई एम नॉट एक्सपर्ट और आई डोंट हैव अ मच एक्सपर्टीज इन माय सॉफ्टवेयर हाउस, बेशक वो 400-300 बंदों का कंपनी है, बट देयर इज एन अदर कंपनी हु हैज एन एक्सपर्टीज, तो दे कोलैबोरेट दैट रादर देन लूजिंग द अपॉर्चुनिटी, दे कोलैबोरेट. तो कोलैबोरेशन अमंग द कंपनीज हैज बीन इंक्रीज्ड. और ये कोलैबोरेशन जो करवानी है, ये दिस इज द रोल ऑफ HR, बिकॉज HR ने अल्टीमेटली HR इज द बिजनेस पार्टनर हु एक्चुअली फीड द बिजनेस विद द पीपल. अब वो नॉर्मल हायरिंग से भी हो सकता है,
और आप इस तरह कोलैबोरेशन भी करवा सकते हैं। सेकंड जो ट्रेंड आएगा, अभी आप देखेंगे मार्केट में इन नेक्स्ट 2-3 मंथ्स और मैक्सिमम 6 मंथ में सब कॉन्ट्रैक्टिंग का ट्रेंड बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाएगा कि छोटे छोटे सॉफ्टवेयर हाउस पाकिस्तान में छोटे छोटे शहरों में, जिसमें फैसलाबाद है, गुजरात है, गुजरावाला है, उकाड़ा है, यहाँ पे बिकॉज पीपल बिलोंग्स देयर और रिमोट वर्क और हाइब्रिड मॉडल इज एक्चुअली बीइंग वेरी इन नाउ इंटरनेशनली एंड लोकली एज वेल। तो सब कॉन्ट्रैक्टिंग का जो कॉन्सेप्ट है इन द रिक्रूटमेंट वो बहुत ज्यादा होगा कि अच्छा यार एक प्रोजेक्ट आया है, 3 दिन में अगर बंदा देते हैं तो प्रोजेक्ट आपका नहीं तो नहीं, देन व्हाट यू डू इज कि अच्छा यार आपके पास स्पेस भी लिमिटेड है, लोग भी आपके पास काफी ज्यादा हो गए हैं, नाउ व्हाट टू डू, वी हैव टू win the business, then you subcontract to the other parties, जो कि आपके छोटे छोटे सॉफ्टवेयर हाउस हैं, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल हैं इन अ पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी हु वर्किंग टुगेदर, कुछ छोटी छोटी कंपनीज हैं जो काम कर रही हैं, they'll do that, or even you take a lot of freelancer on board and they help to actually acquire the project and deliver the project। तो ये जो आपका less hiring and more borrowing वाला ट्रेंड है, ये आप देखेंगे नेक्स्ट 6 मंथ के अंदर that will be into the market and we just not need to focus on कि यार सिर्फ हायरिंग कर रहे हैं, but to support the business बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो इस साइड पे भी चली जाएंगी टू गो फॉर अ सब कॉन्ट्रैक्टिंग एंड कोलैबोरेशन। दिस इज वन थिंग व्हिच फ्रॉम द बिजनेस पर्सपेक्टिव supporting to the business, from the HR perspective what I'm saying is, the second thing is obviously by force everything is going to digital। तो जो आपका हायरिंग का प्रोसेस है इट्स गोइंग टू डिजिटल, वो जितना ज़्यादा आप उसको डिजिटलाइज करेंगे वो उतना इजी होता जाएगा, और उस डिजिटलाइजेशन की वजह से इम्पॉर्टेंट जो हायरिंग का बेनिफिट हुआ ये है कि अवेलेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट इज बिकम मोर एंड हायरिंग इज बिकम मोर इजी, बिकॉज आपका जो रीच टू द कैंडिडेट है वो भी इजी हो गई है, और आपकी जो टाइम सेविंग है ना टू कंडक्ट इंटरव्यू के, यार अच्छा 1 घंटा कैंडिडेट को आने में लगता है, फिर 1 घंटा आप इंटरव्यू करते हैं और फिर जाने में लगता है, तो कैंडिडेट इज आर मोर इजी टू गिव द इंटरव्यूज ऑनलाइन। इस पर्टिकुलर सिनेरियो में फिर वो अवेलेबिलिटी भी इजी हो जाती है, दैट्स एक्चुअली द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हेल्प टू मेक द अवेलेबिलिटी। अच्छा, थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं देखता हूँ ये डिजिटलाइजेशन की वजह से हायरिंग की जो क्वालिटी है ना वो भी बेहतर होती जा रही है in technical terms, not in the personality side। वो एक चैलेंज आ रहा है कि आप शायद लोगों की पर्सनैलिटी उस तरह जज नहीं कर पाते when you go for the online, but on the technical term, because आप टेस्ट स्पेसिफिकली जब आप प्रैक्टिकल हायरिंग करते हैं, टेस्ट बेस्ड हायरिंग करते हैं, कोडिंग बेस्ड हायरिंग करते हैं ऑन टेक्निकल स्टाफ, तो इट्स मोर इजी टू, क्योंकि जो काम उसने करना है दफ्तर में आके या ऑन जॉब होके, नॉट इन ऑफिस बट ऑन जॉब होके, और अगर आप उससे पहले ही वो करवा के चेक कर लें कि हाउ गुड ही और शी इज, तो इट्स एक्चुअली हेल्प यू टू गेट द क्वालिटी कैंडिडेट, ये इंपॉर्टेंट है। और वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग जो डिजिटलाइजेशन ऐड कर रही है वो आपका है एफिशिएंसी इन टैलेंट एक्विजिशन स्टेजेस, कि यार पहले क्लाइंट आपने इंटरव्यू हो गया, फीडबैक नहीं जा रहा, अच्छा कैंडिडेट की ईमेल आ रही है कि जी मैंने 2 हफ्ते पहले इंटरव्यू किया था, मेरा फीडबैक दे दें। सो व्हेन यू अडॉप्ट द टेक्नोलॉजी और डिजिटलाइजेशन, दिस एक्चुअली हेल्पिंग ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने एक्चुअली सही ATS अडॉप्ट किया है कि उनकी जो प्री और पोस्ट स्टेज है टैलेंट एक्विजिशन की, कैंडिडेट के साथ टच रहने की, फॉर एग्जांपल 10 कैंडिडेट थे, 3 शॉर्टलिस्ट हुए, 1 को सिलेक्ट किया, तो 2 के साथ इन टच रहना, उनके साथ कम्युनिकेशन रखना, दैट्स बीन एक्चुअली इजी, वो बहुत इजी हो गया एंड दैट्स एक्चुअली हेल्प टू एंगेज दैट। तो ये या दिस इज, फिर इसके अलावा ये तो पार्ट हो गया मोर टुवर्ड्स द टेक्निकल साइड या डिजिटलाइजेशन। अब हाइब्रिड वर्क मॉडल, अब बिलीव करें हाइब्रिड वर्क मॉडल की वजह से, और यही फ्यूचर है, ट्रस्ट मी, बिकॉज आप अगर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का भी ट्रेंड देखें, दे ट्राइड, थोड़ा सा गूगल ने भी बीच में ट्राई किया था लोगों को वापस बुलाने का, उन्होंने कहा नहीं जी फिर आप वापस जाएं। सो टू बी ऑनेस्ट यही ट्रेंड रहेगा। एक तो ये रीज़न है कि यार अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज ईजी हो जाता है, फास्ट हो जाता है, और आप अच्छे तरीके से लोगों को हायर कर सकते हैं। बट चैलेंज जो है ना वो थोड़ा सा इस साइड पे आएगा कि जब हम पर्सनैलिटी साइड पे लोगों की स्किल्स चेक करते हैं ना, तो वो ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अब अगर एक बंदे को हम हायर करते हैं, ही इज़ अ स्ट्रॉन्ग इंटरपर्सनल स्किल में बड़ा अच्छा है, उसका टीम कोलैबोरेशन, टीम वर्क बड़ा अच्छा होना चाहिए, यस दिस इज गुड, बट बाकी जो आपकी सॉफ्ट स्किल है ना वो थोड़ा सा ऊपर हो जाएंगी, जिसमें बट आई फील लाइक कि 3 ऐसी स्किल्स हैं जिसको अगर रिक्रूटर फोकस करे तो वो नए ट्रेंड के अकॉर्डिंगली सही बंदे हायर कर सकता है। एक, आप वो बंदा हायर करें जिसकी स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन नेवर बीन अंग्रेजी, कम्युनिकेशन इज टू डिलीवर योर मैसेज एंड अंडरस्टैंड द मैसेज ऑफ द अदर्स, यानी लिसनिंग और स्पीकिंग पावर आपकी कितनी है, बेशक वो आप अपनी ज़बान में बात करें। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन, क्योंकि जितना स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन होगा उतनी आपकी रिमोट कोलैबोरेशन बेहतर होगी। दूसरा है कि ईज विद टेक्नोलॉजी,
नॉन टेक भी जो लोग हैं ना, दे हैव टू अंडरस्टैंड द टेक्नोलॉजी, उसकी अडॉप्टेबिलिटी की बड़ी ज़रूरत है। अगर वो इजीली अडॉप्ट कर सकते हैं नई टेक्नोलॉजीज को, सिस्टम्स को, सो दैट्स वन गुड थिंग। एंड थर्ड इज पर्सनैलिटी का पार्ट, फ्लेक्सिबिलिटी, अडॉप्टेबिलिटी होना चाहिए, क्योंकि ट्रेंड चेंज हो रहे हैं और होते जा रहे हैं और आगे भी होंगे, बिकॉज वी आर नॉट फाइनल कि व्हाट इज एक्चुअली बीइंग हैपनिंग, कि आगे जाके होना क्या हो सकता है, 6 मंथ बाद, 6 मंथ्स बाद, आपको 1 ईयर बाद कुछ और ट्रेंड आ जाए। तो यू नीड टू बी फ्लेक्सिबल इन पर्सनैलिटी। तो जो रिक्रूटर की जो एवेल्युएशन है कैंडिडेट की टुवर्ड द पर्सनैलिटी साइड, बाकियों की निस्बत बाकी स्किल्स भी होने चाहिए, बट इस पे मेरा ख्याल है ज़्यादा फोकस किया जाए, कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी की अडॉप्टेबिलिटी और ओवरऑल फ्लेक्सिबिलिटी इन पर्सनैलिटी टू अडॉप्ट एनीथिंग, क्योंकि वो कल्चर खत्म हो रहा है ना कि आप ऑफिस में ही हैं, दैट्स हाउ इट इज। तो ये एक थोड़ा सा जो ट्रेंड है, दैट्स इट्स अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन और बड़ी ज़बरदस्त आपने डिस्कशन की। बाय द वे आई एम एक्साइटेड एज वेल, क्योंकि हमारे साथ एक गेस्ट अपीयरेंस है और हमें अभी ज्वाइन किया है खुर्रम राना, जो कि डायरेक्टर HR हैं I2C से। तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया था कि 5 मिनट, 3 मिनट या 10 मिनट हमारे लिए निकालें, और वो आपने देखा समटाइम वो सुपरस्टार्स जो होते हैं उनकी एक एंट्री होती है थोड़ी देर के लिए किसी भी मूवी में या किसी भी जगह पे। तो मैंने खुर्रम भाई से रिक्वेस्ट किया था कि थोड़ा सा टाइम अगर वो हमें दे सकें 5 से 10 मिनट के लिए। तो थैंक यू वेरी मच खुर्रम भाई फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। सो वी लाइक टू नो योर इनपुट about the mentioned topic, and that is the transformation trends in hiring and recruitment। अभी शिराज बात कर रहे थे और बड़ा डिटेल में उन्होंने चीज़ों को हमसे जो है वो शेयर किया। जी खुर्रम भाई, ओवर टू यू। पहले अस्सलाम वालेकुम, it's wonderful to be here Hassan, always a pleasure, and I think the lineup is really wonderful people, it's nice to see mashallah, कहते ना वो आगे जो लोग आ रहे हैं, they're very talented and hats off to you people। अगर मेरे नेट में कोई इशू हो तो आई एम सो सॉरी, आई डिडंट गेट टाइम टू फिक्स दैट। Just I think I've heard lots of wonderful things, and the feedback that you're sharing and the ideas and the market and trend that you're sharing is really nice। If I may add something, I'd come from a market perspective। देखिए रिक्रूटर जो है ना, वो अल्टीमेटली जितनी बेहतर उसकी मार्केट अंडरस्टैंडिंग है, दैट्स हाउ मच बेटर ही कैन बी। मैं अक्सर कहता होता हूँ, कुछ जैसा मेरे ख्याल आपने भी पहले कहा कि रिक्रूटमेंट HR के लिए वही है जो कि किसी कंपनी के लिए सेल्स है। सो रिक्रूटमेंट इज काइंड लाइक सेल्स फॉर HR। अब वो उनको मार्केट की नॉलेज चाहिए होती है। जस्ट अ कपल ऑफ इयर्स बैक हमारे जो IT के प्रोफेशनल्स हैं वो फ्रीलांसिंग, तो वो ये फ्रीलांसिंग जो डिफरेंट वेबसाइट्स हैं वहाँ पे $5-10 $15 का प्रोजेक्ट ही नहीं पकड़ते थे। दे वुड टारगेट $100 and above टू डू एज अ प्रोजेक्ट। फिर ये कोई कोविड से 1.5 साल पहले एक ट्रेंड आना शुरू हुआ जिसके अंदर में थोड़ा डाउन साइजिंग, बिजनेस थोड़ा नीचे की तरफ जा रहा था इंडस्ट्री में, देयर वर लॉट ऑफ चेंजेस। तो बहुत सारे बहुत सारे जो IT प्रोफेशनल्स हैं, वंस आइदर दे लॉस्ट देयर जॉब और एज अ साइड गिग दे स्टार्टेड फ्रीलांसिंग, और उन्होंने मतलब दे डिडंट सी कि कौन सा प्रोजेक्ट है, दे जस्ट टुक ऑन प्रोजेक्ट्स, छोटे हैं बड़े हैं, एंड दे रियलाइज कि यार ये छोटे प्रोजेक्ट से भी बड़ी इनकम आ जाती है, यू क्विकली गेट इट डन, यू मूव ऑन, यू मेक क्विक मनी। अच्छा, उसके बाद इंटरेस्टिंगली क्या है, कोविड आ गया। पहले तो आपके सामने है, देयर लॉट ऑफ IT कंपनीज इन पाकिस्तान जिन्होंने ले ऑफ भी किया, बिजनेस लूज भी किया इनिशियली, बट देन जैसे जैसे कोविड जो है वो बढ़ता गया, फिर कम होता गया, एंड दीज वेव्स स्टार्टेड कमिंग, IT को बड़ा बूस्ट मिला। अभी रिसेंटली देयर नंबर ऑफ टेक कंपनीज जिनको बिलियंस ऑफ डॉलर्स में वैल्यूएशन मिली है। उसी तरह देयर आर कंपनीज इन पाकिस्तान जिनको मिलियंस ऑफ डॉलर्स के अंदर जो है वो फंडिंग मिली है, वेंचर कैपिटलिस्ट ने फंड किया, एंड दे आर रैपिडली हायरिंग। वो रैपिड हायरिंग से क्या हुआ कि कंपनी जिधर 50 या 100 लोग थे, आइदर दे वेटिंग फॉर फंडिंग और दे रिसेंटली गॉट फंड्स एंड दे वर्किंग टुवर्ड्स दैट, दे एग्रेसिवली हायरिंग। और उस हायरिंग में वो क्या कर रहे हैं, just to mention a couple of things, fresh graduates हैं उनको हायर कर रहे हैं। there's this thing which was not heard of earlier in Pakistan, which was the concept of sign up bonuses। तो अभी कंपनियां जो कह रही हैं जी आप एज अ फ्रेश पर्सन ज्वाइन करें, हम आपको X अमाउंट देंगे और ये Y अमाउंट आपका जिस दिन आप ज्वाइन करेंगे वो पे यू। तो देयर इंश्योरिंग कि यार ये इधर उधर ना जाएं, दे नो एवरीबडी इज लुकिंग फॉर देम। देयर नंबर ऑफ कंपनीज जो फ्रेश हैं, छोटा साइज है, उनकी अभी कोई मार्केट वर्थ नहीं है,
So what they're doing is offering quite a bit of a premium in order to get people on. So as a technical recruiter, these are all live challenges that we all have to face. अब आप मतलब एक वक्त होता था, आपको पता है जी आपके पीछे बड़ा अच्छा ब्रांड है, आप रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, यू टेल अ पर्सन कि जी ये ब्रांड है, ये हम आपको चीज़ें दे रहे हैं और अबव मार्केट ये पर्क्स एंड बेनिफिट दे रहे हैं, दैट यूज्ड टू बी इनफ. बट अब ये है कि अब वो दे सो यूज्ड टू ऑल दोज बेनिफिट्स. आप अपने इर्द गिर्द देखें, ऑल टेक कंपनीज वो मतलब आपके 5-6 बेनिफिट्स बेसिक हैं, वो सब दे रहे हैं. फिर देन देयर आर एड ऑन्स, कोई मेडिकल ज़्यादा बेहतर दे देता है, कोई जिम की फैसिलिटी दे रहा है, किसी ने डे केयर खोला हुआ है. हमने खुद I2C में गॉट अ जिम, गॉट अ डे केयर इन स्टेट ऑफ द आर्ट. आई शुड डेफिनेटली वेलकम ऑल ऑफ यू टू कम एंड टेक लुक एट दैट. अब बात ये कि देखिए हर कंपनी अपने तौर पर वो कह रही है, बट द डिफरेंशिएटिंग फैक्ट रिसेंट टाइम्स में वो लग रहा है इट्स मनी. इट मे नॉट बी 100% ट्रू, बट विजिबिलिटी कुछ ज़्यादा पैसे की तरफ जा रही है कि companies that don't have the pull to attract candidates are simply putting up money और fresh candidates उधर जा रहे हैं. जो experienced candidates हैं from a technical recruiter point of view, जो new companies हैं जिनको लग रहा है कि जी हम कुछ बन जाएंगे, तो they are offering equity in the company. अब as a seasoned professional वो बड़ी attractive होती है. आप कहते हैं यार मे बी ये startup चल पड़े. तो मेरे दोस्त हैं इज टेक स्टार्टअप लॉयर, तो उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा यार आप बड़ा वो लॉयर बनते काफ़ी स्टार्टअप्स के, तो व्हाट आर द स्टैट्स लाइक. तो उन्होंने मुझे कहा यार बड़ा सिंपल सा यार्ड स्टिक है, 10 नई कंपनियां आती हैं, स्टार्टअप आती हैं, तो उनमें से एक चलती है एंड 9 फेल. या सो 9 वुड फेल एंड 1 वुड स्टार्ट. तो ये डिफरेंट टैक्टिक्स हैं मार्केट में. तो रियली आई थिंक as a recruiter we need to understand that. Ek last cheese, if I may, I'd love to add that, and I'm sorry I'm hogging so much of your time. It's just that मेरे लिए ना वो HR और recruitment एक जैसा ही होता है. तो यार HR जो है वो जहाँ मर्जी जाए, HR प्रोफेशनल है. आप जिस इंडस्ट्री में जाते हो, जिस कंपनी में जाते हो, you learn about them and then you act. अगर आप, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी बात ये है कि we're dealing with people, right? I'm sorry if you lost me there. The biggest thing for HR is that we're dealing with people. और वो इंडस्ट्री हो, कंपनी हो, जो भी हो, हर जगह लोग डिफरेंट होंगे, एक अपना कल्चर होगा ऑर्गेनाइजेशन का, एक अपना वे ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू थिंग्स होगा. वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट. उसी तरह रिक्रूटमेंट का है कि आप एक तो रिक्रूटमेंट इंडस्ट्री स्पेसिफिक हो गई, जैसे अभी बात हुई थी थोड़ी देर पहले कि जी .NET या VB है या कोई और फ्रेमवर्क्स हैं जिन पे एक्सपर्टीज है और किसी का नहीं है, तो दैट्स फाइन. मतलब वो आप you can build that expertise over time. That's not an issue. The real thing is कि you are willing to do that. If you are willing to learn, और इसमें बहुत easy तरीका ये होता है कि आप कहीं नहीं गए, आप technical managers के साथ बैठ के तो just ask them questions. And if you are inquisitive, believe me, वो भी आपको जवाब देंगे. Everybody loves feeling important, right? तो जब आप किसी को जाके कहते हैं जी आपसे मैं सीखना चाहता हूँ एंड व्हाट्स गोइंग ऑन, आपको कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं, इसमें और उसमें क्या फ़र्क है, व्हाई दिस, व्हाई इज़ दैट बेटर, तो आपको 2 चीज़ें मिलती हैं. एक तो ये कि आपकी अपनी नॉलेज में टेक्निकली इजाफा होता है, दूसरा ये कि व्हेन यू आर रिक्रूटिंग you actually end up being a better recruiter. So I think that's all I can add. I think so much wonderful content and input has already been given. I was listening to the live stream on YouTube, and it really makes me happy. Hardly a decade ago, इस तरह का talent जो है ना वो बड़ा चीदा मिलता था. And today, when you look at all these forums and platforms like Pep Talk, so I realized that, mashallah, you know what, we've come a long way. And with such great talent, I mean, there's only positive energy that I can feel. So, best of luck, everybody. Thank you, Gurran bhai. Thank you very much. My pleasure, Ji. My pleasure. Thank you. Thank you. Take care. Bye bye. So, फिर हम सेक्शन को फिर आगे करते हैं. हम खुर्रम भाई की जरा गेस्ट अपेयरेंसी, मैन का सुपरस्टार है हमारी इंडस्ट्री के, तो उनको थोड़ी देर के लिए जहमत देनी चाहिए, 5 से 10 मिनट के लिए. तो अफशीन, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू यू. जैसे अभी शराज ने बात की टेक्निकल रिक्रूटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, बाकी सारी चीज़ें उन्होंने भी डिस्कस की. व्हाट अबाउट द
टूल्स, जो टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम्स हैं, एटीएस आ रही हैं, टेक्निकली तो हम बहुत अच्छी तरह evaluate कर रहे हैं कैंडिडेट्स को. What about the second hand, I mean psychometric testing, personality testing, मिल के जरा अंदाजा हो जाता था, बात करके थोड़ा सा आइडिया इंटरव्यू में हो जाता था. अब वो वाला पार्ट कहीं ना कहीं मिस है. So what would you recommend कि किस तरह से हम उसको बेहतर कर सकते हैं? कौन से ऐसे ट्रेंड्स हैं जिनको हम यूज़ करके उसकी पर्सनालिटी को असेस कर सकते हैं? जी अफीन, ओवर टू यू. Right. Yeah, I think Shiraz has explained quite it better. So if I add a little bit to it, my 2 cents are that business dynamics have changed a lot. So if as a responsible recruiter, we will not be changing our strategies, our practices, that's unfair with our domain. So if I talk about technology particularly, chatbot is a wonderful tool that we can use because that is really something that makes the process very easy and efficient. Because now if you have the organization that are rapidly expanding and hiring, like pandemic, Stuart Pakistan hired 175 people. So if during pandemic we were able to hire these people, of course, HR is not rapidly expanding that way. Department size is same or maybe just 1 or 2 people have been added. So it's all about how you make the user experience better. इन चीज़ों से बेहतरी तो बहुत आई है कि हम टेक्नोलॉजी ले आएंगे. अगेन रिमोट वर्किंग इज देयर, हाइब्रिड मॉडल इज देयर, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट वी नीड टू कीप अ गुड बैलेंस बिटवीन कल्चर एंड दिस वर्चुअल इंटरेक्शन. तो अगर हमने एंगेजमेंट पार्ट को उस तरह से पकड़ के नहीं रखा या कल्चरल एस्पेक्ट को उस तरह से नहीं अंडरस्टैंड किया, तो इट विल बी वेरी कंफ्यूजिंग फॉर आवर ऑडियंस एंड वी विल बी लूजिंग देयर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट. So if I talk about specifically AI, use of technology is not a wish anymore. It's kind of requirement from us that we need to opt that technology. And being in tech, I think that's piece of cake for us. It will be difficult for different industries, but not for tech. And again, if it is difficult for other industries, again, I would highly encourage to at least try that out because that is worth trying. चैटबॉट इज रियली अ सिंपल टूल. आप समझ लें कि आपको 150-200 एप्लीकेशंस आ रही हैं फॉर समथिंग यू आर गोइंग टू हायर फॉर, एंड व्हाट यू डिड कि आपने एक पैरामीटर्स का अपना एक सिंपल सा फॉर्मेट बना लिया. नाउ एवरीबडी हु इज कमिंग इन, you don't need to invest your internal processing time and everything. You just need to go for that kind of tool, and once everybody joins the session, the pre-qualification, you can say requirement or pre-screening analysis, assessing the personality type, everything has been done through that initial screening. Now, this is very challenging. Something that is artificial. Human aspect, there is no substitute of human aspect. So video interviewing is really important in today's time. We never lose the importance of that. I was very much struggling with that. That idea by the start of pandemic when the pandemic hit, but gradually people realized that non-verbal communication and everything else is going away, which is allowing us to not to hire a best talent, particularly from cultural perspective, from attitude perspective. So use of technology का कोई वो आप समझ लें कि उसकी that is not a choice. We have to go for that. We have to, of course, we cannot invest our personal time in that, but we have to make the user experience better. अब जो लोग HR पढ़ के नहीं आए हैं या HR के experience लेके नहीं आए हैं और आप समझ लें कि by luck we were struggling with different jobs, different industries, और अब हमें realization हुई है कि अच्छा हम HR में आ जाते हैं, so probably they will keep suffering. Not only their organizations will keep suffering. Reason why I'm saying so, because अब जो है वो HR की real value addition का time आ गया. When I'm saying it, I mean here is that once you are meeting your candidates virtually, when you're allowing people to work remotely completely, when you're hiring people on contracts, we are working for these kind of different dimensions. These were never an option before, right? So अब जब हम ये कर रहे हैं, तो अगर आपका यहाँ पे HR aspect नहीं आएगा, आपको employee engagement नहीं आती, आपको ये नहीं पता कि एम्प्लॉय एक्सपीरियंस कैसे बेहतर करना है फॉर कैंडिडेट्स एंड फॉर पैसिव कैंडिडेट्स पर्टिकुलरली.
So somehow you will lose the game. So game changing is technology and user experience and keeping the balance between cultural aspect of your organization. Great, wonderful contribution. Lisa, you want to add something? We are running out of time, and I think that we have to wrap up the session. और मैंने 3 सेशन Yes, in the end, I just ये मेरा थर्ड सेशन है, so I'm also very So, tired. लेकिन by I will yeah, sir, over to you. definitely I would like to say about जो आपने क्वेश्चन पूछा regarding ATS. So I think ATS की आने से आपका रिक्रूटमेंट का जो टाइम है, जो कि एक पोजीशन पे अगर आप 13-14 घंटे एक हफ्ते में लगाते हो, तो वो हाफ ऑफ द टाइम रिड्यूस हो गया है. सही है. सो आई हैव यूज इन हाउस ATS. अभी जो AI ड्रिवन ATS है, मैंने वर्केबल यूज किया, आई वर्क जैज HR और काफ़ी सारे ATS हैं जो कि मार्केट में यूज कर रहे हैं. सो दे आर बेसिकली AI ड्रिवन, जो कि आपको इनिशियल स्क्रीनिंग करके कैंडिडेट की दे देते हैं, राइट. और उसमें आपको पूरा जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है वो भी बड़ा डिफाइंड है. आप अपनी मर्जी से उसको कस्टमाइज कर सकते हैं और इजीली उसको एंड टू एंड लेके चल सकते हैं. तो आई थिंक उससे ATS के यूज से एफिशिएंसी हैज़ बीन इंक्रीज. और बाकी वही जो बातें आज हमने टॉपिक में की कि ऑनलाइन जाने की वजह से जो इंटरव्यूअर्स का टाइम स्लॉट है वो इजीली मैनेज हो पाता है. आई थिंक यस देयर आर सम चैलेंजेस एंड ग्रे एरियाज, जो कि अभी अफशीन ने भी कहा कि पर्सनैलिटी असेसमेंट कैसे हो रही है. फिर इसके अलावा मार्केट में वी हैव ऑनलाइन टेस्ट टूल्स बहुत सारे आ चुके हुए हैं, क्योंकि डिजिटल एजेंसी टेक इंडस्ट्री से हमारा ताल्लुक है. सो पहले कन्वेंशनल पार्ट में हम कैंडिडेट को बुलाते थे, असाइनमेंट देते थे, या वीक बेसिस पे असाइनमेंट देते थे. अब इजीली आप टेस्ट शेयर कर सकते हैं ऑनलाइन. different आपके पास solutions in the market. So yes, efficiency has been increased, but yes, we have different challenges जो कभी काफ़ी care areas भी हैं remote के. काफ़ी companies इस पे invest भी कर रही हैं, brainstorming भी कर रही हैं. So yes, this will definitely create an impact to increase the efficiency of digital HR. Great. अच्छा, एक फाइनल क्वेश्चन आप तीनों से मैं पूछना चाहूँगा. बड़ी ज़बरदस्त आपने अभी वैल्यू आज की पूरे सेशन में, और ये भी आपने बताया पर्सनालिटी असेसमेंट टेस्ट का टूल्स, और ये हमारी डिस्कशन हो रही है ATS के बारे में. भाई मैं ये जानना चाहता हूँ, लेट्स सपोज हम CEO के सामने जाते हैं, वो बताता है कोई ऐसा टेस्ट बताओ कि ये बंदा हमें ज्वाइन करेगा कि नहीं करेगा. ये वाला टेस्ट जो है ना, वो आप हमें बताएं. तो आप माशाल्लाह तीनों एक्सपर्ट हैं, टेक्निकल रिक्रूटर हैं. मुझे याद है कि एक सिनेरियो में मेरी प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में मुझे उन्होंने कहा कि आप कोई ऐसा तरीका सोचें जिससे हमें ये पता चल जाए पहले ही इंटरव्यू में या दूसरे इंटरव्यू में तो ये बंदा हमें ज्वाइन करेगा कि नहीं करेगा. बाय द वे, इट्स ऑलवेज डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट ह्यूमन बिहेवियर. व्हाट आई डू, मे बी आप लोगों के लिए भी लर्निंग हो, और फिर आप तीनों की भी एक्सपर्टीज भी चाहिए होगी, क्योंकि हमारा टॉपिक भी द ट्रांसफॉर्मेशन ट्रेंड्स इन हायरिंग एंड रिक्रूटमेंट है. तो कोई ऐसा ट्रेंड शायद आज डिस्कशन से ही हम लोग निकाल सकें तो हमें ज़रा आइडिया हो जाए और ये हमारे लिए आसानी हो जाए, जो कि आजकल के जो टेक्निकल रिक्रूटर हैं उनको ये बहुत फेस करना पड़ रहा है. तो मैंने क्या किया, मैंने ओवन क्वेश्चंस पूछना शुरू कर दिए कैंडिडेट से. तो मैंने उससे ये पूछा, अमूमन लोग जो एक्टिव कैंडिडेट हैं वो तो ये पूछता है आपसे ऑफर के टाइम क्या मेरी सिटिंग अरेंजमेंट क्या होगी, मेरा टाइमिंग्स क्या होंगे. तो आपको आइडिया हो जाता है कि यार ही इज इंटरेस्टेड. बट फिर भी आप ये नहीं कह सकते कि वो आपको ज्वाइन करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि लोग बड़े फनकार हैं. यू नेवर नोस, मतलब यहाँ से आपसे बात कर रहा है और दूसरे से ऑफर आ रही है, तीसरे से ऑफर आ रही है, तो आई मीन इट रियली हैपन. लेकिन समहाउ आपको आइडिया हो जाता है उससे डिस्कशन करके कि यार ये ऑफिस की टाइमिंग के बारे में पूछ रहा है, लोकेशन के बारे में पूछ रहा है, वर्क फ्रॉम होम है या नहीं है, कुछ इस तरह की चीज़ें. तो पैसिव कैंडिडेट्स या जिसमें ऑफर नहीं नेगोशिएट करनी, वो आपको सिर्फ ये कह रहा होता है जल्दी जल्दी से ऑफर भेजें, ठीक है जी मैं आपको बताता हूँ, विल गेट बैक टू यू ऑन इट. वरना अदरवाइज HR वाले कह रहे होते हैं विल गेट बैक टू यू ऑन इट. सो पर्टिकुलरली मैं आप तीनों से यही पूछना चाहूँगा कि प्लीज़ हम जैसे जो HR के प्रोफेशनल्स हैं या रिक्रूटर हैं जो पर्टिकुलरली टेक में काम करें, क्या ऐसा टूल हो जिसे हमें ये पता चल सके कि उसमें ज्वाइन करना है या नहीं करना. शिराज, स्टार्ट आपसे करेंगे, देन अफशीन एंड देन साहब. अच्छा, मैं आपके साथ दिस इज़ नॉट द नॉर्मल सिचुएशन ऑनेस्टली. मैं करंटली आई वर्किंग, मैं एक कंपनी के साथ काम कर रहा था एज एन कंसल्टेंट. तो
उसके सीईओ मैंने ऑफर की, उन्होंने मुझसे पूछा यार कि कितनी हायरिंग्स मतलब हुई हैं और क्या सिलसिला है। मैंने कहा सर 10 लोगों ने ज्वाइन करना था, उसमें से 8 ने किया, तो 2 ने नहीं किया। उसने कहा 2 ने क्यों ना, ही इज एक्चुअली ना फॉरेनर, मतलब उसने 17-18 साल उन्होंने बाहर ही काम किया। दैट वाज द फर्स्ट एक्सपीरियंस पाकिस्तान, और अपनी कंपनी को लिए यहाँ पे आगे। तो उन्होंने कहा कि जी बाकी 2 कैंडिडेट ने क्या मतलब ज्वाइन से क्या मुराद है। मैंने कहा सर वो ऑफर लेटर तो उन्होंने साइन कर दिया था, बट लाइक 2 वीक्स बैक उन्होंने बैकआउट कर दिया। कहता है यार ये भी होता है कि साइन करके लोग नहीं आते। सो ह्यूमनली लोग ये सोच भी नहीं सकते कि इफ यू डू सम कमिटमेंट एंड देन उसके बाद मिस कमिटमेंट करते हैं। तो ये तो एक बहुत ही मतलब आप समझ लें कि दैट इज नॉट द ट्रेंड आउटसाइड द पाकिस्तान। तो ये पाकिस्तान में अब ये हमारे देसी जुगाड़ है या देसी मसला है जिसको हमने देसी तरीके से ही हल करना है। सो नॉर्मली बट वी डू इज के 100% तो इसका कोई फार्मूला नहीं है, बट नॉर्मली हम क्या करते हैं कि हम कॉन्ट्रैक्ट लेटर में कुछ ऐसे क्लॉज निकाल देते हैं जिससे वो लोग पहले ही फिल्टर हो जाते हैं जिन्होंने आगे जाके ये हरकत करनी होती है समटाइम कि यार अच्छा अगर आप ज्वाइन नहीं करते तो लीगली यू आर बाउंड टू गिव 1 सैलरी 3 सैलरीज, या जो प्रोजेक्ट में लॉस होगा उसमें वो आप पे आउट करेंगे। तो इस तरह के क्लॉज से लोग डर के पहले ही जिन्होंने फनकारियां लगानी होती हैं वो फिल्टर आउट हो जाते हैं। लिटरली मैंने देखा है क्लॉज डाल के भी लोग कहते हैं सर 100% सोल्यूशन नहीं होगा, लेकिन आपकी बहुत सारी फिल्ट्रेशन हो जाएगी। मैंने आपको बताया कि देसी प्रॉब्लम है, इसका इलाज भी कोई देसी निकलता है। सो दैट्स हाउ यू एक्चुअली गो इनटू दैट पर्टिकुलर। तो हम नॉर्मली यही टेक्निक है यूज होती है। इसके अलावा तो ऐसा जिस तरह नहीं है। वी एक्चुअली यू नो देयर इज नो अदर वे वी एबल टू फाइंड टू दैट। That's because a commitment and that's someone has, we are expecting कि they have to fulfill। दूसरा ये होता है कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ना कंपनीज के एंड पर भी आती है कि अगर फॉर एग्जांपल जो कंपनीज के ओनर्स हैं वो अगर इस कमिटमेंट पे अपने लोगों को या वो इस चीज़ पे कायम रहते हैं कि यार अच्छा एक बंदा जा रहा है तो उसको जाने दें, या अगर उसने एक डॉक्यूमेंट साइन कर दिया लीगल तो मैं अब इसको ना रोकूं, क्योंकि अगर मैं किसी के साथ ये करूं फिर मेरे साथ भी कल को ये होना है, और ये सर्कल चलता रहता है। तो थोड़ा सा कंपनीज के भी एंड पर आता है, बट बिजनेस है, बिजनेस में आपको पता है कि दैट्स एक्चुअली गो इट्स लाइक अ वॉर, और जो आजकल टैलेंट वॉर चल रही है तो फिर ये थोड़ा सा अनएथिकल बिहेवियर हो जाता है। अगर वहाँ से कंट्रोल करना शुरू हो जाए तो दैट्स अ गुड थिंग। किसी ने एक बार कहा था कि यार एज एन HR कम्युनिटी हम लोग ना उन लोगों को ब्लैक लिस्ट करते हैं जो ऑफर लेके बाद में डिक्लाइन कर देते हैं। मैंने कहा भाई ये आप मतलब दिस विल नॉट गोना हेल्प यू, बल्कि ये बेनिफिट होगा कि अगर आप 10 ऐसे लोगों को शॉर्ट ब्लैकलिस्ट करते हैं ना जिन्होंने ऑफर लिए, इट्स मीन कि आपने अच्छे कैंडिडेट 10 मुझे दे दिए हैं, अब बाकी रिक्रूटर उसको हायर कर सकते हैं क्योंकि आपने खुद ही फिल्ट्रेशन कर दी। दैट्स नॉट गोना वर्क इनटू दैट। प्लस ये कि हमारी लीगैलिटी या लॉ भी कुछ इस तरह का सपोर्ट नहीं करता हमें। अगर उस एंड से भी कुछ ऐसी चीज़ें आएँ कि यार इफ़ यू आर इन द कमिटमेंट और अगर आप किसी बाइंडिंग में है लीगल तो देयर इज ए हैवी पेनल्टी। अगर ये चीज़ें कुछ ऐड हो जाएं टुवर्ड्स द कंपनी ओनर्स, लीगल सपोर्ट हो जाए तो ये चीज़ बेहतर हो सकती है। बिल्कुल। अच्छा इसमें एक ये भी पर्सपेक्टिव है शिराज जो कि मैं खुद भी ऑब्जर्व कर रहा था, वही देख रहा था कि अगर कैंडिडेट को ऑफर होती है तो वो निगोशिएट करता है, इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन भी निगोशिएट कर रही होती है ना, मतलब डिफरेंट कैंडिडेट्स वो भी तो अपने एंड पे देख रही होती हैं कि यार क्या है। तो आई एम इट्स टू प्रोसेस, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। सो अफशीन व्हाट्स योर इनटेक ऑन? That's a very common problem nowadays. Unfortunately, that's an ongoing discussion that I have been doing on daily basis with my team, and my recruitment team is hell frustrated because of the same problem. Honestly, recently we started hiring a position. We started hiring for a very strong technical position, and 7 people back to back backed out after taking the offer, accepting the job, and everything else on the details, and then by taking the counter offer from their current organization or taking another option, from the market. So my strategy or my company strategy is, it depends on what your company strategy is. That can be entirely different. But what my strategy is that throwing money will not help. It's good that you are not able to hire an unethical person who is not fair on commitment and values. It's good for your organization if you lose such talent. So throwing money will not help. Investing in your culture, investing on your current talent will actually help. So अगर आप ये like हमारी जब ये सारी struggle चल रही थी तो we decided to hire fresh people, good talented people, and invest on them and develop your own university. So now in Stuart Pakistan, we have 2 different dimensions, 2 different business, IT and real estate title insurance, right? So
real estate title insurance mein we introduced a unique kind of university, Stuart Pakistan Title Services Academy. We are developing people, we are hiring fresh graduates, we are developing them, we are developing our own content and our own pool. Similarly, on IT side, we have designed very good programs with the help of our current employees and strong managers on automation, on network security. So we are developing, rather investing on throwing money to external people, we are investing on our internal people and developing our design and content around university and educational material. जैसे गॉडफादर में कहता है ना कि make an offer that they cannot refuse. So my stance on this is give your people a culture that they want to or love to work with. They cannot refuse to work with any other organization. So my 2 cents are that we should not be throwing money. We should rather not be hiring such talent. Wonderful. These are final wording from your side. Then we'll wrap up the session. श्योर अच्छा, ये सिनेरियो बड़ा मजे का है कि हम काउंटर ऑफर की भी बात कर रहे हैं और एम्प्लॉय रिटेंशन की भी बात करें. सो फॉर एग्जांपल एक कंपनी में पैरेलल दोनों डिपार्टमेंट्स और दोनों काम करें. एक बंदा जा भी रहा है और उसी कंपनी में एम्प्लॉय रिटेंशन भी चल रही है और वो जाने वाले को रोक भी रहे हैं. सही है. सो ये दोनों आई थिंक जो चैलेंजेस है ना, ये इस वक्त मार्केट में आई थिंक सबसे बड़ा चैलेंज जो है ना आईटी का, वो यही है, क्योंकि दोनों डिपार्टमेंट्स के ऊपर प्रेशर है और दोनों डिपार्टमेंट्स पैरेलल चल रहे हैं. सही है. आई थिंक शराज वाली बात, अफशीन वाली बात, देयर इज नो मॉडल कि आप किसी तरह गेज करें. वो जो आप कह रहे थे ना कि सीईओ ने कहा कोई ऐसा टेस्ट बता दें, तो वो बेसिकली टेस्ट आपका था. एक रिक्रूटर का ही टेस्ट है कि वो कितना असेस कर सकता है, एक इवेल्युएट कर सकता है कैंडिडेट को. मेरे पास छोटी सी टेक्निक है, मैं थ्रू आउट रिक्रूटमेंट प्रोसेस इंगेज रखता हूँ कैंडिडेट को, स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट कॉल से लेके एंड तक. शायद उससे मेरी दोस्ती हो जाती है और वही रेफरेंस जनरेट होते हैं उसकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, उसका कैरियर पाथ क्या रहा, वो कहाँ गया, उसने क्या सीखा, किससे उसकी मुलाकात रही, कैसे उसके गुड एक्सपीरियंसेस रहे, कैसे बैड रहे, वो मुझे इंसाइट मिलती है और वो मैं उसके एचआर एक्सपीरियंसेस भी पूछता हूँ. वो इंगेजमेंट मॉडल शायद कभी ना कभी मेरे लिए बैकफायर भी कर जाता है कि लोग एंड पे कैंडिडेट बहुत ज़्यादा कैंडिडेट होके कहते हैं सॉरी साहब भाई आपने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया बट मेरी कंपनी जो है मुझे लेट गो नहीं कर रही. बट येस यू कैन मिटिगेट. सिराज वाली बात, काफ़ी सारी लीगलिटीज़ हैं बट हमें वो उस तरह लॉ हमारा सपोर्ट नहीं करता और ये इतना हार्ड एंड फास्ट वो भी कहते हैं इसका अल्टीमेट सोल्यूशन भी नहीं है. बट येस हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम बीइंग अ रिक्रूटर और बीइंग अ हायरिंग अथॉरिटी आप थोड़ा सा गेज करें, एनालिसिस करें कि कैंडिडेट आपके साथ कहीं प्ले तो नहीं कर रहा बस. सो दिस इज व्हाट आई वांट टू से. वो मुझे आपकी वो जब आपको एक कैंडिडेट ने ये कहा कि सॉरी साहब भाई आप बहुत अच्छे थे लेकिन मेरी कंपनी मुझे नहीं रोक रही, तो वो मुझे एक बड़ी अच्छी लाइन याद आ गई, किसी मैंने जगह पढ़ी थी. वो ये था कि दोस्त बनकर भी नहीं साथ निभाने वाला, दोस्त बनकर भी नहीं साथ निभाने वाला वही अंदाज है जालिम का जमाने वाला. तो बात ये है कि वो इन द एंड उन्होंने कभी अपनी मर्जी है, चाहे हम जितने भी मतलब हों, क्योंकि हर एक अपना राइट है और हमने भी अपनी मर्जी करनी होती है. So anyway, I think that you people have done a great job and contributed a lot. और thank you very much, शिराज, अफशीन और साद. आप लोग आए और आपने बड़ा अच्छा सेशन जो है वो कंट्रीब्यूट आप लोगों ने किया. आई वुड रिक्वेस्ट कि आप आगे भी इसी तरह टेक टॉक में आते रहिए. खुरम राना ने हमें ज्वाइन किया, हारून अख्तर ने हमें ज्वाइन करना था ऑजी से, लेकिन समहाउ ही इज बिजी. तो मैं तो नहीं कहता हूँ कि वो टेक के आमिर खान हैं, तो आमिर खान आगे कम शोज में आते हैं. एनीवे, तो आई थिंक वी डू हैड अ वंडरफुल डिस्कशन और आई रियली एंजॉयड द होल सेशन. और अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड वैल्यूएबल सपोर्ट एंड माय रिक्वेस्ट इज दैट कि आगे भी आप लोग आते. Thank you, Hassan, and every one of you, Shiraz. That was wonderful talk. I got to learn so many things from you. Same here. Thank you very much, everyone. Thank you, everyone, for watching the episode of Pep Talk Pakistan today. Do share your feedback with us so we can improve accordingly. Draw में आगे बढ़ेगा इंशाल्लाह अनकरीब ये शो नए टॉपिक और नए मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होगा. पाकिस्तान जिंदाबाद.